तो एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है कि भारत जो है वो वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट बना है 2024 के लिए। मतलब ये हुआ कि भारत में जो एविएशन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये एक तरीके से किसी भी कंट्री की ग्रोथ के बारे में बताता है कि वहाँ के लोग अब क्या अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्लाइट रेडार का एक लाइव व्यू दिखाना चाहता हूं, जिससे आप समझ पाएं कि भारत में जो एविएशन सेक्टर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये फ्लाइट रेडार का डेटा है जो कि लाइव जो फ्लाइट्स होती हैं उनको ट्रैक करता है। तो आपको इसमें भारत दिख रहा है। ये अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे तो ये है अपना इंडिया। तो आप देख पाएंगे कि जो डेटा के अनुसार आप देख पाएंगे कि जो डेंसिटी है एयरप्लेन्स की काफ़ी ज़्यादा है भारत के ऊपर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रैफिक, मतलब फ्लाइट्स का आना जाना यूरोप के पास। तो यूरोप में तो कोई एक देश है नहीं, बहुत सारे देश हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो फ्लाइट्स हैं ज़्यादातर अमेरिका से उड़ रही हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े हब्स हैं, यहाँ पे चाइना है, इधर आपका जापान होगा। तो ये जो बड़े बड़े हब्स हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लाइट्स हैं वो कितनी ज़्यादा चल रही हैं, मतलब वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो डेटा है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने रिलीज़ किया है, जिसमें बताया कि भारत जो है 5वां लार्जेस्ट एविएशन मार्केट निकला है। तो अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करें तो भारत के बारे में तो आपको पता है कि ये 5th है। अगर हम टोटल पैसेंजर्स हैंडल की बात करें जिसके आधार पर डेटा निकला है, तो भारत ने 211 से लेकर के 241 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो हैंडल किए हैं। और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिहाज से। किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। जापान के 205 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने का यहाँ पे डेटा है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 11.1% रही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अगर देखें 2023 से, मतलब 11% जो है बढ़ गया है जो पैसेंजर्स हैंडलिंग डेटा है। अगर ग्लोबल यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक फ्लाइट का है। अच्छा, ये जो डेटा है पैसेंजर हैंडल्स का ये इंटरनेशनल डेटा है, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक है मिला करके है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला करके है। तो अगर केवल डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा है। सबसे आगे है USA, उसके बाद है चाइना और फिर आता है इंडिया तीसरे नंबर पे। वहीं पे अगर सबसे बिजीएस्ट रूट की बात करें तो भारत का जो मुंबई दिल्ली वाला सेक्टर है ये 7th बिजीएस्ट एयरपोर्ट पेयर बना हुआ है। 5.9 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किए हैं 2024 में। तो 7वां सबसे बड़ा जो रूट कह सकते हैं या बिजी रूट कह सकते हैं मुंबई दिल्ली वाला बना है। वहीं पे अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो वो है USA। ये 876 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किया है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना 741 मिलियन पैसेंजर्स, फिर है UK 261 मिलियन पैसेंजर्स, फिर आता है स्पेन जो कि भारत से थोड़ा ही ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा ये तो बराबर है, थोड़ा ज़्यादा है, 241 मिलियन पैसेंजर्स, और इंडिया के भी 241 मिलियन पैसेंजर्स आते हैं। तो अब भारत अगर देखा जाए तो आने वाले समय में साफ दिख रहा है कि स्पेन को भी पीछे छोड़ देगा। उसके पीछे के रीजंस अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अगर देखें UK और स्पेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भारत की तुलना में, तो इन्हें भी पीछे छोड़ सकता है भारत आने वाले समय में। वहीं पे अगर जैसे भी हमने देखा मुंबई दिल्ली वाला, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें सबसे बिजीएस्ट रूट कौन सा रहा, तो जीजू सोल जो साउथ कोरिया की राजधानी है वो जो वाला जो रूट है वो सबसे बिजीएस्ट रहा। 13.2 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किए हैं। तो यहाँ पर आप ये ग्लोबल डेटा जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड खास तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसे क्या रीजंस रहे कि भारत में जो एविएशन का जो बूम है वो देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली बात तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मतलब भारत में जो 2014 में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 159 हो चुकी है 2024 में। और ये भारत सरकार का प्लान है कि 220 एयरपोर्ट्स 2025 तक ये एक्सपेंड करने का प्लान है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप्स को मिला लें तो ये आंकड़ा 487 तक पहुँच जाता है। और ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में जो FDI है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पे लिबरलाइज किया गया है एविएशन सेक्टर में। अब 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। मतलब कोई भी अगर आ रहा है इन्वेस्ट करने तो 100% कर सकता है, ऑटोमेटिक रूट है, किसी तरह की परमिशन नहीं ली। और ये किसके लिए? जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उनके लिए भी और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे घास हरी भरी रहे, नहीं। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसी जगह पे एयरपोर्ट बनाना जो अनडेवलप्ड है, मतलब उस लैंड पे अभी तक कुछ बना नहीं, उसे पूरा स्क्रैच से बनाना, तो उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जनरली इसका निर्माण इसलिए किया जाता है जो कि उस किसी शहर में जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसमें जो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया
है ना, उसको कम करने के लिए इस तरह के एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है, शहर से थोड़ा दूर इसका निर्माण किया जाता है। तो ये होते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ भी सरकार की हैं, जैसे एक तो है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एनकैप 2016 की, जिसकी वजह से एक कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप मिलता है ताकि एक पूरा हार्मोनाइज्ड इकोसिस्टम बनाया जा सके ग्रोथ के लिए, कि कैसे हम एविएशन सेक्टर को आगे ले जा सकते हैं। और इसी के तहत आपने देखा होगा भारत सरकार की ये स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है, जिसमें ये एम किया जा रहा है कि जो एयर ट्रेवल है उसे अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि जो एयर ट्रेवल है वो केवल एलिट क्लास के लिए ही हो, ये एयर ट्रेवल आम नागरिक के लिए ही हो। जैसे अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में अगर आप देख पाएंगे तो ये कि वहाँ पे ट्रेन वगैरह से इतना ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, वो या तो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े और अच्छे खासे हाईवेज़ बने हुए हैं, या फिर वो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक वहाँ पे जो एयरलाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती हैं और वहाँ पे लोग पैसेंजर्स ट्रैवल भी करते हैं और वो उतना सस्ता भी पड़ता है कि आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, समय भी बचता है और उनको जो फ़ायदा है वो भी मिल जाता है। तो इसी तरह भारत में भी ये स्कीम उड़ान है, जिसके तहत जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए, वहाँ के लोग भी जो है एयरप्लेन का फ़ायदा उठा सकें, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो सके कि उसको अफोर्ड भी कर सकें। फिर एक डिजी यात्रा इनिशिएटिव के बारे में भी आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट में चेक इन के लिए एक सीमलेस पेपरलेस हैजल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, मतलब फेस रीड वगैरह करके आपको एक हैजल फ्री जो चेक इन है वो प्रोवाइड करवाता है डिजी यात्रा इनिशिएटिव। फिर यहाँ पे आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को भी भारत ने कुछ बहुत सारे ऐसे मंजूरी दी, जैसे 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें से उम्मीद है कि 12 जो है 2025-26 तक आपके तैयार हो जाएंगे। अब तैयार हो जाएं तो अच्छी बात है, जिससे होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे उनका जो कंजेशन है उसे डाइवर्ट किया जा सकेगा। तो इस वजह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। टोटल भारत सरकार का प्लान है 50 ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को बनाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे भारत का जो मिडिल क्लास है उसका राइज होना, मतलब जो मिडिल क्लास होता है वो किसी भी देश की जान होता है, और मिडिल क्लास जितना ज़्यादा मजबूत होता है उस देश की इकॉनमी और बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से बढ़ती हैं। तो भारत में जो मिडिल क्लास है अब वो राइज कर रहा है, और जब मिडिल क्लास राइज कर रहा है तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग, अगर यहाँ से मुझे चेन्नई जाना है तो मैं ये देखूँगा कि अगर मैं ट्रेन से जाऊँगा तो मुझे 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, लेकिन अगर मैं एयरप्लेन पकड़ लूँ थोड़ा सा महंगा मुझे पड़ेगा, लेकिन मैं सेम डे में पहुँच जाऊँगा, है ना, कुछ घंटों में ही पहुँच जाऊँगा। तो मैं टाइम को ज़्यादा अपना प्रायोरिटी दूंगा, बजाय इसके कि मैं दिन को प्रायोरिटी दूंगी, नहीं कम पैसे में ज़्यादा दिन चलेगा। फिर जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, बिजनेस ट्रेवल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा एयरप्लेन्स का, जैसे मैंने कहा कि अगर जाना है तो मुझे अगर कहीं जाना है, मीटिंग के लिए मुंबई जाना है, तो मैं बिज़नेस के लिए तो मैं एयरप्लेन का ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा कुछ घंटों में और फिर मैं वापस भी आ सकता हूं बिज़नेस मीटिंग अटेंड करके। लेकिन अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे 24 से 36 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में ही, और वो जो थकान होगी फिर वापस लौटना, वो अलग यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करता है। फिर एक तो लो कॉस्ट कैरियर रेवोल्यूशन भी आ रहा है, मतलब भारत में जो कॉस्ट है टिकट की फेयर प्राइस है उसमें भी कमी देखने को मिले। बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जैसे स्पाइस जेट वगैरह है, तो ये सब क्या करती हैं आपस में, जितना ज़्यादा इनका कंपटीशन बढ़ेगा ये प्राइस को कम करती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर ट्रेवल करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे जो लेजिस्लेशन भी चेंजेस हुए, जैसे एक है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025, ये अप्रैल 2025 में इसको पास कराया गया था। तो इससे होता क्या है कि ये जो एयरक्राफ्ट की जो लीजिंग कॉस्ट है उसको 8 से 10% कम कर देता है, जिससे लीगल राइट मिलता है जो लेसर होता है कि भाई उसको रिपोजिशन मिल सकेगा, अपने जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर, जो इन्वेस्टर होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके साथ साथ इंडिया जो है जो ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड है उसके साथ अलाइन करता है, जो कि आता है अंडर 2001 केप टाउन कन्वेंशन के नाम से, तो उसके साथ ही अलाइन भी करता है। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं तो भारत में जो एयरक्राफ्ट हैं और जो कंपनीज हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा एक हम कह सकते हैं फ्यूचर को लेकर के कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट प्रोग्रेस में है। कहाँ पे बन रहा है? नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। तो ये आपका बन रहा है जेवर एयरपोर्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ये इसको तो डेडलाइन थी कि सितंबर 2025 तक इसको ऑपरेशनल हो जाना है, शायद स्लाइड डिले चल रहा है जिसको लेकर कोई जुर्माना वगैरह भी लगाया गया है। खैर ये बन के तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा
एयरपोर्ट होगा। अब इसको बन जाने से सोचिए कि क्या भारत का जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी और बाकी चीज़ें क्या इंप्रूव नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो इस तरह के जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा तो सिंपल सी बात है कि भारत इतना बड़ा देश है और लोग अगर अपना पाएंगे एयर ट्रेवल को, तो ये जो आंकड़ा हम 241 देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सरपास कर पाएगा। हम चीन के आसपास पहुँच सकते हैं अगर इस दिशा में पॉजिटिव इसी तरह के कदम उठाए जाते रहे तो। अब बात करते हैं हम कुछ चैलेंजेस की। पहला चैलेंज तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से ही है। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है और बहुत विविधता वाला देश है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक सिनेरियो है वो बहुत ही संकुचित सा है। जैसे अगर आप दिल्ली वाला एरिया देखें, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ये सब तक एक सीमित है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ गए, भारत में तो है ही नहीं। लेकिन जैसे कि आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको रियलिटी फेस करने को मिलती है। तो ऐसे ही एयरपोर्ट को लेकर के भी है कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें इन्हें छोटे शहरों तक भी ले जाना होगा कि अगर मुझे यहाँ से जाना हो किसी छोटे शहर में तो वहाँ पर भी एयरपोर्ट की सुविधा हो। अगर छोटे शहर में ना हो, कम से कम 2-3 शहरों के बीच में एक एयरपोर्ट हो जिससे हम आसपास के शहरों में जा सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना है। दूसरा है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। आपको पता होगा कि जो एयरप्लेन होता है या फिर जो एयर ट्रेवल होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है कंपनियों को वो होता है 40 to 50% होता है एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट वो उतना ही ज़्यादा आपकी जो एयर ट्रेवल है वो महंगी हो जाएगी। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है जिसको ATF कहा जाता है, इसकी वजह से जो एयर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो एयरलाइंस का बढ़ता है। तो ये ATF जितना आप महंगा कर दोगे उतना ही एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा और उतना ही टिकट महंगी होंगी। जितना टिकट महंगी होंगी उतना कम लोग ट्रेवल करेंगे। तो जो ये प्राइस वॉलेटिलिटी है और जो हाई टैक्सेस, अब सारी सरकारें इस पर हाई टैक्सेस लगाती हैं, अगर इसे कम किया जाए तो ये सिंपल सी बात है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा एयरलाइंस का और उसकी वजह से प्राइसेस और सस्ते होंगे। फिर वो एक है फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो वो कम प्राइस वाला खेल चलता है, क्योंकि अब लोग तो लग रहा है कि इतना ही है, अगर हमें उसको फुटफॉल को बढ़ाना है तो प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ एयरलाइंस प्राइसेस को इतना कम कर लेती हैं लेकिन उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है कि जो खर्चा है वो संभाल नहीं पाती हैं, इसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी भी एक फैक्टर है कि ये भी हमें देखना पड़ेगा अगर हमें भारत में लो कॉस्ट में, मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट में एयर ट्रेवल उपलब्ध कराना है, तो हमें बाकी सारी चीज़ों पे भी देखना होगा। सिर्फ प्राइस कम कर देने से वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट बात करें हम एयरक्राफ्ट डिलीवरी की। कुछ ऐसे इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं जैसे एयरक्राफ्ट डिलीवरी, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होती है वो डिले होती है। मतलब अगर इंडिगो को चाहिए होंगे 100 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे खरीदना, लेकिन अगर उसे मिल ही नहीं रहे तो अपना ऑपरेशन कैसे बढ़ा पाएगी, है ना। तो आपको एयरक्राफ्ट डिलीवरी भी देखना होगी। ये खैर इंटरनेशनल आपके जो चेंजेस हैं उनकी वजह से होता है। फिर भारत में जो MRO इकोसिस्टम है वो भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो ये अगर आपका जो है इंप्रूव होता है तो इससे होगा क्या कि एयरक्राफ्ट में अगर कोई मेजर चेक होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो एयरक्राफ्ट को भारत से बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, भारत में ही इसका सब कुछ देखभाल हो जाया करेगी। फिर कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। भारत जैसा देश है तो यहाँ पर रेटिपिज्म होता ही होता है, तो बहुत सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होते हैं किसी भी नए एयरलाइन को आने के लिए और या फिर जो एग्जिस्टिंग है उन्हें ऑपरेट करने के लिए, तो वो भी आपके कुछ चैलेंजेस में आते हैं। तो इन चैलेंजेस को अगर पार किया जाए तो सिंपल सी बात है भारत में जो 241 मिलियन का आंकड़ा है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। हम चाइना के आसपास कहीं ना कहीं दिखेंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या तो उतनी ही है, लेकिन अगर हमारा मिडिल क्लास थोड़ा सा और राइज हो, प्राइसेस थोड़ी सी और कम हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, तो ये आंकड़ा जाहिर सी बात है हमको तीसरे दूसरे नंबर पे ले आ सकता है और नियर फ्यूचर हम फर्स्ट भी हो सकते हैं। खैर वो ज़्यादा आगे की बात है। तो ये था पूरा ओवरव्यू इस न्यूज़ का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। जो खास तौर पे जो डेटा है उसे ज़रूर देख के जाइएगा, पूछा जा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।